एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पार्ट, हम लोग फर्स्ट पार्ट जो है टेंजेंट एंड नॉर्मल वो देख चुके हैं। जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, डेरिवेटिव एज रेट मेजर। तो जैसे कि हम लोग देखें कि dy dx जो है वो किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। यहाँ पर y जो है, y क्या है, इंडिपेंडेंट, x जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हम लोग y इक्वल टू एफ ऑफ x जो लिखते हैं, वहाँ x जो है वो क्या है, ये है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि जब x को हम चेंज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग y भी चेंज करेगा। तो जैसे कि अगर हम मान लो कि यहाँ पर dy dx को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि सपोज एक हम कर्व एग्जांपल ले लिए। इस एग्जांपल में दो पॉइंट हम ले लिए, एक है x1, एक है x2। x1 के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है उसका हाइट है y1, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1, y1। उसी तरह से तो दूसरा पॉइंट लिए x2, उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y2, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2, y2। तो जैसे कि अगर हम देखें कि अगर ये जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जैसे ये जो लाइन हम दिए, तो ये जो लाइन है ये इस कर्व के लिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सीकेंट की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ से देखते हैं कि अगर ये सीकेंट है और सिमिलरली अगर हम x2 अप्रोचेस टू x1 कर दें, ठीक है, तो ये जो लाइन है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेंजेंट, जो कि हम यहाँ पर इस चीज़ को लिखे हुए हैं, क्या, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। डेल्टा x मतलब क्या है, x2 माइनस x1, और डेल्टा y क्या है, y2 माइनस y1। तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 दैट इज x2 अप्रोचेस टू x1, तो उसके बीच में ये जो गैप है ये छोटा होता जाएगा। जैसे ही ये गैप छोटा होता जाएगा ये लाइन जो है ये आपस में क्या हो जाएगा, टेंजेंट की तरह बनना लगेगा। तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू dy बाय dx। इसी चीज़ को कहते हैं क्या, रेट मेजर, रेट चेंज, कि अगर हम x को चेंज करेंगे तो y कैसे चेंज कर रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। जैसे कर्व का एग्जाम्पल है x³ इक्वल टू 12y, फाइंड द इंटरवल इन विच एब्सिसा चेंजेस एट ए फास्टर रेट देन ऑर्डिनेट। मतलब x का ऐसा कौन सा वैल्यू हम रखेंगे कि जो एब्सिसा का जो चेंज है, एब्सिसा का चेंज का मतलब क्या है, x के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस है वो y के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज होगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर फंक्शन है दिया हुआ है x³ इक्वल टू 12y, तो हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिए। जब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किए तो 3x² विथ रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट किए इक्वल टू 12 इंटू dy dx। इसी तरह से हम dy dx का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, x² बाय 4। तो हमको क्या पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा जो है वो ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू ऑर्डिनेट्स। तो एब्सिसा का मतलब क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, y। तो x का जो चेंजेस है वो ज़्यादा होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू y का चेंजेस। तो यहाँ चेंज के बारे में तो हमको नहीं पता कि चेंज जो है वो पॉजिटिव सेंस में होगा या नेगेटिव सेंस में, इसीलिए हम उस चेंज को क्या लिए हैं, मॉड में लिए हैं, मॉड। तो हमको क्या मिल गया, dy बाई dx का जो मॉड है वो लेस देन 1 होना चाहिए। तो लेस देन 1 होने के लिए x² बाई 4, और ये सिंपल इनइक्वालिटी को हम आसानी से कर सकते हैं। सिंस ये जो x² भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो ये मॉड का कोई रोल नहीं है, मॉड को हटा दिए, दोनों तरफ लिख दिए, स्क्वायर रूट निकाल के यहाँ पर हम x का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना, -2 से लेकर 2 तक। हाँ, यहाँ पर ओपन इंटरवल होगा, क्लोज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इक्वालिटी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से हम दूसरे एग्जाम्पल को अगर हम देखें, जैसे कि देखो डिस्प्लेसमेंट s जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ½ t² + 4√2। मतलब हम t को कुछ वेरी करा रहे हैं तो s भी चेंज कर रहा है। यहाँ पर t जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और s जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है एट टाइम t = 4 सेकेंड। ठीक
ठीक है। तो हमको पता है कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ds बाई dt, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट करने पर टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t बच जाएगा, और रूट टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट टी। तो यहाँ से ये चीज़ आ गया। हमको वेलोसिटी चाहिए किस वैल्यू पर, t इक्वल टू 4 पर। तो हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में t के जगह 4 रख दिए, तो 4 प्लस 2/√4, √4 का वैल्यू 2, तो 2/2 1, 4 प्लस 1 5। तो यहाँ से वेलोसिटी मेरा आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि देखो, तो वेलोसिटी का जो वैल्यू है 4 सेकेंड पर 5 मीटर पर सेकेंड है। मतलब स्टार्टिंग में जब 4 सेकेंड के बाद का अगर हम बात करें, टाइम 0 से लेके 4, तो एट इंस्टेंट 4 जो टाइम है उस पर मेरा वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हम इस एक्सप्रेशन में t का जो वैल्यू पुट करेंगे, हर एक पर हमको क्या आते जाएगा, उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या क्या वेलोसिटी का वैल्यू है। इसी तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन का बात करें, तो एक्सेलरेशन कैसे करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर जो यहाँ पर हमको डिस्प्लेसमेंट दिया है इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दें, या वेलोसिटी को 1 बार डिफ्रेंशिएट कर दें। तो बात आसान है कि वेलोसिटी को ही 1 बार कर देते हैं। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन आ गया, t का डिफ्रेंशिएशन आ गया 1, और √2 का आ जाएगा इस तरीके से, कैसे 2 कॉमन, t⁻⁻²। ये सिंपल जो है वो किस तरह से x⁻n का जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है n x⁻n-1। तो जैसे यहाँ पर n का वैल्यू क्या है -½ तो -½ को बाहर खींच दिए, -½ के साथ पावर में -1 कर दिए, ये पूरा एक सिंप्लीफाई करके ये वाला चीज़ आ गया। और यहाँ पर भी t के जगह पे 4 पुट कर देने पर सिंप्लीफाई करके मेरे पास जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वो मेरे पास आ गया 7/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट पे ध्यान देना होगा, यहाँ पर दिया है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मेरा मीटर के रिस्पेक्ट में है, और जो टाइम है वो सेकेंड के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि एक अलग सा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या, फॉर ए स्फेरिकल बबल, एक बबल है जो स्फेरिकल फॉर्म में है, तो जो वॉल्यूम का जो रेट ऑफ चेंज होगा और जो सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ठीक है, यानी हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि अगर हम किसी का रेडियस बढ़ा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम जैसे कि मान लो एट इंस्टेंट अगर मान लो कि 5 है रेडियस, कभी कभी रेडियस 5.1 हो जाए, कभी 5.2 हो जाए, तो इस हिसाब से dv/ds का वैल्यू चेंज करते जाएगा। तो ठीक है, जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम का वैल्यू क्या होता है स्फेरिकल सरफेस के लिए 4/3 πr³। तो हम वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर एक्सप्रेशन में क्या है कि जो रेडियस है वो चेंज कर रहा है टाइम टू टाइम, धीरे धीरे रेडियस चेंज कर रहा है। तो dv/dt इक्वल टू 4/3 πr, यहाँ पर r³ को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो r³ को जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जाएगा 3r² dr/dt। 3 से 3 कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके ये वाला वैल्यू आ गया। सिमिलरली s को हम लिख सकते हैं, सरफेस एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 πr²। तो ds/dt अगर हम जो करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा s, यहाँ पर सरफेस एरिया है, तो ये चीज़ कितना आ जाएगा 8 πr dr/dt। हमको चाहिए क्या dv/ds, तो dv/dt एंड ds/dt दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से ये चीज़ क्या हो जाएगा dr/dt कैंसिल, सब कैंसिल करके मेरे पास क्या आ गया r/2। तो हम यहाँ बोल रहे हैं क्या कि dv/ds का जो वैल्यू है वो r के प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट किसके इक्वल है, हाफ के इक्वल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। x एंड y आर द 2 साइड ऑफ स्क्वायर, जो कि आपस में रिलेटेड किस तरीके से है, y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको चाहिए क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मतलब सेकेंड जो यहाँ जो फर्स्ट स्क्वायर है उसका जो साइड है वो है x है, और जो सेकेंड है उसका जो साइड है वो है y। तो हमको चाहिए क्या,
सेकंड वाले के एरिया का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वाले के एरिया का चेंज। तो देखो अगर हम x को चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इस एक्सप्रेशन से y भी चेंज होता जाएगा, तो y चेंज होगा तो इसका एरिया भी चेंज होता जाएगा। तो एक्चुअली हमको कैलकुलेट क्या करना है, चेंज ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय चेंज ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका क्या वैल्यू है। तो डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हम दोनों को हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, तो ये चीज़ कैसे आ जाएगा, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं क्या, डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो ये चीज़ कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2y और ये जैसे का तैसा dy बाई डी एक्स रहेगा। तो ये कितना हो गया 2y dy बाई डी एक्स। अब x के स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे इस तरह से। देखो क्या चीज़ चाहिए हमको, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको ध्यान से सुनना होगा। d विथ रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर एंड d विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये इसका मतलब नहीं है। तो हमको क्या ये चीज़ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा, y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब इस dy बाई डी एक्स का वैल्यू हमको y और x में एक रिलेशन पता है, तो वहाँ से कैलकुलेट करेंगे y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जो क्वेश्चन में गिवन है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2x, ठीक है। तो ये dy डी एक्स का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, y का जो वैल्यू है वो चीज़ यहाँ पुट कर दिए हैं, सिंप्लीफाई करके हमको एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड वाले का जो एरिया है और फर्स्ट वाले का जो एरिया का चेंज है वो चीज़ इस तरह से वेरी करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। इस तरह से अब हम लोग आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है वो क्या है, अप्रोक्सीमेशन, मतलब किसी भी पॉइंट पर फंक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा ये कैलकुलेट करना। तो जैसे कि हम बात बोले कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है। एग्जैक्टली इक्वल कब हो जाएगा, जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 होगा, तब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में देखे थे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तब ये क्वांटिटी हो जाएगा मेरे पास क्या, डी वाई बाई डी एक्स, या तो कहें इसको हम एफ डैश एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एफ डैश एक्स। अब हमको पता है कि ये अप्रॉक्सीमेशन जो हम ले रहे हैं ये कितना एक्यूरेट होगा, वो डिपेंड करेगा कि डेल्टा एक्स का जो वैल्यू हम कितना छोटा ले रहे हैं। जितना छोटा डेल्टा एक्स का वैल्यू लेते जाएंगे उतना ही मेरा अप्रोक्सीमेशन एक्यूरेसी के तरफ बढ़ता जाएगा। जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं कि रूट अंडर 101 का वैल्यू क्या होगा, ये कैसे हम कैलकुलेट करें, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस पोर्शन में बस थ्योरी तुम्हारा यहीं तक है, थोड़ा सा पार्ट है बस। तो जैसे हम एक फंक्शन पकड़ लिए y इक्वल टू रूट अंडर एक्स, तो y प्लस डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब यहाँ से तुम देखो ये y का वैल्यू हम रूट अंडर एक्स रख दिए, तो डेल्टा y का वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस रूट अंडर एक्स। तो अब हमको जो थ्योरी हम बताए डेल्टा वाई इक्वल टू क्या है, एफ डैश डेल्टा एक्स, इसको यूटिलाइज करेंगे तो डेल्टा वाई का वैल्यू कितना, एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स, वो वैल्यू हम यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखें कि 101 से सबसे नज़दीक वैल्यू जिसका हमको रूट पता है, तो जैसे कि हमको पता है, अच्छा 100 का रूट हमको पता है, तो x का वैल्यू हम 100 रख दिए, उस केस में डेल्टा x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डेल्टा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसको हम यहाँ से करेंगे कैसे, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/2 रूट एक्स, तो ये चीज़ आ जाएगा यहाँ पर। इन सारे को यहाँ पर पुट कर दिए तो डेल्टा y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 रूट डेल्टा x का वैल्यू 1, ये चीज़ आ गया यहाँ से, विच इज़ इक्वल टू कितना, रूट अंडर 101 माइनस रूट अंडर 100, जिसका वैल्यू रूट अंडर 100 का वैल्यू हम लिख देंगे 10,
उसके बाद ये चीज़ कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगा मेरा 1/20, तो ये माइनस है तो इधर आके प्लस बन जाएगा, तो 10 + 1/20, दैट इज सिंप्लीफाई करके 10.5 है। अच्छा, किसी का यहाँ पर कोई बोल सकता है हम लोगों को कि हम 100 ही क्यों लिए, हम यहाँ पर चाहते तो 81 + 20 भी ले सकते थे, ठीक है। तो अगर हम 81 + 20 लेकर सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर लिख के तुमको दिखाते हैं दूसरे तरीके में, ठीक है। जैसे x का वैल्यू हम ले लेते हैं 81, तो डेल्टा x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। पुट कर देते हैं 1/f' का, ये वाले एक्सप्रेशन में पुट कर रहे हैं, डेल्टा y का वैल्यू कितना है f' का वैल्यू हो जाएगा 1/2√x, 1/2√81, डेल्टा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 इज इक्वल टू डेल्टा √101 माइनस √81, ठीक है। तो यहाँ से मेरा √101 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 + 10/9, ठीक है। इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो भी जो ये जो एक तरह से बात करें तो ये जो चीज़ हम लिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो एक्सप्रेशन है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो यहाँ पर जो अप्रॉक्सीमेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 + 10/11 को अगर हम कर रहे हैं तो ये मेरा आ जाएगा 1.111, ऐसे रेकरिंग में आते जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको हम लिख सकते हैं 10.11111। तो जैसे यहाँ पर देखो कि x का वैल्यू हम 81 लिए, तो नो डाउट हमको जो यहाँ पर वैल्यू आया वो आया, लेकिन ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट नहीं आया। ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट कब आया, जब हम x का वैल्यू 100 लिए। तो ऐसा कोई कह सकता है कि हाँ ठीक है 100 लेने पर हमको ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगा। कोई कहे कि ठीक है हम 100.5 ले सकते हैं, 100.5 अगर x का वैल्यू लेंगे तो और ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, 100.9 लेंगे तो x का वैल्यू और ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। लेकिन वहाँ पर दिक्कत क्या हो जाएगा कि फिर से जो हम ये चीज़ जो बोल रहे हैं डेल्टा y का जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उस केस में फिर से यहाँ पर क्या जाएगा, जब तुम x का वैल्यू यहाँ पे 100.9 लोगे तो फिर वही आ जाएगा, टेंशन जो बात आ रहा है फिर से वही चीज़ कि 100.9 का रूट क्या होगा। तो इसलिए हमको दोनों तरफ से बैलेंस करके रखना है, क्या ये जो वैल्यू है x से ज़्यादा दूर भी ना हो, ठीक है, जिसका हमको रूट पता हो। x का वैल्यू ऐसा लेना है कि इस वैल्यू 101 से ज़्यादा दूर भी ना हो, और जिसका हमको रूट पता होना चाहिए, जिसको हम वर्बली आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जो बात फिर से बोल रहे हैं कि अगर हम यहाँ से 100.9 ले लेंगे तो ये जो टेंशन है वो तो रहेगा ही, क्या हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका रूट पता होना चाहिए, इजीली कैलकुलेट करें। अब फिर से 100.9 के लिए फिर से इस प्रोसेस अप्लाई करेंगे, इस तरह से प्रोसेस चलता जाएगा। तो हमको ऑप्टिमाइज करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो लेना है, एक ऐसा वैल्यू एज्यूम करना है जिसका हमको रूट पता हो और वो 101 के पास में हो। तो दिख रहा है हमको 100 ही दिख रहा है। फिर से हम बता रहे हैं 81 को लेके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हमको जो वैल्यू मिल के आएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं मिल के आएगा, ठीक है। हाँ यहाँ तक ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट लेने के लिए हमको क्या चाहिए, नज़दीक से नज़दीक वैल्यू लेना है जिसका हम इजी से कैलकुलेशन कर सके। इसी तरह से एक दूसरा लेके चलते हैं एग्जाम्पल में, क्या 25 टू द पावर 1/3 का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो y इक्वल टू x टू द पावर 1/3 पकड़ लिए, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल टू द पावर 1/3। तो y का वैल्यू जो यहाँ पर 1/x³ ऐसे यहाँ लग दिए, डेल्टा y का वैल्यू कितना हो जाएगा f' डेल्टा x। बार बार बता रहे हैं, यही जो एक्सप्रेशन हम लोग लिख के लेके आए इसी पर हम डील कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा y का वैल्यू कितना हो जाएगा f' डेल्टा x। तो f' का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3 x टू द पावर -2/3 डेल्टा x, ठीक है। फिर से वही बात, क्यूब रूट चाहिए, तो 25 के नज़दीक जो वैल्यू हम जानते हैं जिसका क्यूब रूट हमको पता होना चाहिए, तो कौन सा वैल्यू है 27। तो अगर हम ये चीज़ को देखें, x का वैल्यू अगर 27 पकड़ लेते हैं तो डेल्टा x का वैल्यू कितना हो जाएगा -2। तो x का वैल्यू 27, डेल्टा x का वैल्यू -2, सारे वैल्यू को फिर से इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिए, डेल्टा y के जगह ये वैल्यू बैठा दिए, x के जगह 27, डेल्टा x के जगह -2, 27 टू द पावर -2/3 दिस। फिर से बता दें ये इक्वल नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल है।
तो x प्लस डेल्टा x का वैल्यू 27 माइनस 2 दैट इज 25 टू द पावर 1/3 माइनस x का वैल्यू कितना है 27 टू द पावर 1/3 दैट इज 25 टू द पावर 1/3 माइनस 1। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये सिंप्लीफाई करके हमको क्या मिल जाएगा -2। इसको इस तरफ लेके आएंगे +3, सिंप्लीफाई करके नीचे इसको पूरे को सॉल्व करके आ जाएगा 27। तो ये पूरा वैल्यू सिंप्लीफाई करके फिर से हमको क्या दिख रहा है 2.926। फिर से वही बात फिर से रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई कहे कि हम नहीं, जो हम यहाँ पर 27 जो वैल्यू लिए हैं ये 27 ना लेकर हम यहाँ से ले लेंगे 8। तो डेल्टा x का वैल्यू 8 रखते x का वैल्यू 8 रखेंगे तो डेल्टा x का वैल्यू क्या हो जाएगा 17। तो इस तरीके से भी कैलकुलेट करेंगे तो हमको अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही मिलेगा, लेकिन वो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलेगा वो एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर होगा। तो जो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे वैल्यूज के से लेके कैलकुलेट करने का जो एग्जैक्ट वैल्यू से नज़दीक हो। ठीक है, फिर से बता दें, ऑप्टिमाइज करना होगा। ऑप्टिमाइज वैल्यू ऐसा चूज करना पड़ेगा जो नज़दीक है और जिसका हम इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए क्यूब रूट पता होना चाहिए। तो पूरे को ऑप्टिमाइज करके हमको 27 दिखा के 27 x का वैल्यू रख सकते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम्स में डेल्टा x का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा कितना, वो मेरा हो जाएगा -2। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कुछ टेंजेंट एंड नॉर्मल जो चैप्टर हम लोग कवर किए थे उसके बाद को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या है वो बात, व्हेन कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन कैन बी रिटन एज लोएस्ट डिग्री टर्म। अगर कोई कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास करने का कंडीशन क्या होता है कि उस पर्टिकुलर इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो क्या आना चाहिए 0। तो कांस्टेंट टर्म 0 है, ठीक है, यानी वो ओरिजिन से पास कर रहा है। तो उस केस में जो टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा ओरिजिन पर उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म। जैसे कि एक्सप्रेशन देखते हैं x² + y² + 2gx + 2fy = 0। एक सर्कल का इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 है। तो ओरिजिन से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जैसे देखो ये पूरा क्या है लोएस्ट डिग्री टर्म, तो ये 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है। अच्छा 1 डिग्री मिल गया तो 2 वाले को भूल जाएंगे। अच्छा इसका 1 है, इसका भी 1 है। हमको पता है कि 0 डिग्री टर्म तो मिल नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 0 डिग्री टर्म हो जाएगा तो वो कांस्टेंट टर्म होगा, और कांस्टेंट टर्म अगर आ गया तो वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ये तभी वैलिड है जब कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। तो टेंजेंट का इक्वेशन इस पर्टिकुलर चीज में क्या हो जाएगा 1 डिग्री टर्म। तो 1 डिग्री टर्म क्या है, ये वाला। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा इन दिस एक्सप्रेशन के लिए 2gx + 2fy = 0। इसको 2 उड़ा के जो भी सिंप्लीफाई करने लायक होगा उसको हम कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, x³ + y² - 3xy = 0। इसके लिए ओरिजिन पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा। तो देखो कि जैसे ये भी तो कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, जल्दी से कैसे, क्योंकि अगर हम देखें तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। अच्छा x = 0 y = 0 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब यहाँ पर अगर टेंजेंट का बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 3 डिग्री टर्म 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री। तो जो लोएस्ट टर्म पूरे एक्सप्रेशन में हमको दिखा वो क्या है 2 डिग्री। तो जो 2 डिग्री टर्म है दैट इज y² - 3xy, यही मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यहाँ से y कॉमन लेंगे, y कॉमन, y - 3x = 0, क्या मिल गया y = 0 एंड 3x y = 3x। तो ये 2 टेंजेंट बनेगा इस पर्टिकुलर कर्व में ओरिजिन पर। क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर इसके लिए देखें उसी टॉपिक को हम लोग इसी टॉपिक में एक और एग्जांपल ऐड करते हैं, x⁴ + y⁴ = x² + y² एट 0 0। तो यहाँ पर तुमको बताओ तो ये 4 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। तो टेंजेंट के इक्वेशन को क्या लिखेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट कर देंगे 0 से। तो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सा हो जाएगा, ये 2 डिग्री दैट इज x² + y² 0। x² + y² 0 का मतलब क्या हो गया, x भी 0 होना चाहिए, साथ के साथ y भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों टेंजेंट का इक्वेशन हो गया।
ठीक है। अच्छा, कुछ पैरामेट्रिक पॉइंट का अगर हम बात करें, कुछ पैरामेट्रिक पॉइंट को हम लोग कैसे नोट करेंगे। जैसे देखो x टू द पावर 2/3 y टू द पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3, तो यहाँ पर x का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, a cos क्यूब थीटा। क्योंकि देखो सबसे पहले बात है कुछ ऐसा वैल्यू रखे कि दो नंबर का स्क्वायर थर्ड इक्वल टू थर्ड। हमको पता है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ही ये इक्वल है, तो इसको किसी तरीके से करके एक को साइन स्क्वायर बनाएंगे और दूसरे को कॉस स्क्वायर, या एक को कॉस स्क्वायर दूसरे को साइन स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या किए, x का वैल्यू क्या लिख दिए, a cos क्यूब थीटा। तो जैसे ही cos क्यूब रखेंगे तो ये जो चीज़ है ये कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा कितना, क्यूब से क्यूब कैंसिल, a cos स्क्वायर बनेगा और ये a sin स्क्वायर, a टू द पावर 2/3 cos स्क्वायर, a टू द पावर 2/3 sin स्क्वायर, a टू द पावर 2/3 दोनों तरफ से कैंसिल करके sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। सेम उसी तरह से दो नंबर है उसका ऐड, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, cos टू द पावर 4 और ये हो जाएगा sin टू द पावर 4। ठीक है, ये भी इलिप्स के टाइप से दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, a/x को हम क्या लिख देंगे, a/x होल टू द पावर n को लिख देंगे sin स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x/a का वैल्यू sin टू द पावर 2/n, y का वैल्यू b इंटू cos टू द पावर 2/n। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ अगर देखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ कुछ बार आते रहता है। सी स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को दोनों से डिवाइड कर दिए हैं, तो ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया। तो अब यहाँ से हमको क्या चाहिए, दो नंबर ऐसा चाहिए जिसका जो सम है वो किसके आ जाए, 1/c स्क्वायर। अगर हम सी स्क्वायर को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू c/x का होल स्क्वायर प्लस c/y का होल स्क्वायर। तो इसको हमको क्या लिखना होगा, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर, इसको उसका उल्टा। तो हम यहाँ पर इसको कॉस स्क्वायर ही पकड़ ले, इसको कॉस पकड़ लेते हैं, तो c/x कॉस थीटा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, c सेक थीटा, और y का वैल्यू हो जाएगा c/y इक्वल टू साइन थीटा, तो y का वैल्यू हो जाएगा c कोसेक थीटा। पैरामेट्रिक पॉइंट। अच्छा, ये पैरामेट्रिक पॉइंट क्या है, अपने सुविधा के लिए हम कुछ भी चूज कर सकते हैं, कुछ भी। जैसे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब का बात करें तो इसके लिए हमको क्या, x के जगह हम टी स्क्वायर पकड़ लेते हैं, तो y के जगह ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर रख दिए, टी टू द पावर 6, तो y का वैल्यू आ जाएगा टी क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी क्यूब। ये कुछ पैरामेट्रिक पॉइंट है, कॉमन मतलब बेसिक ज़्यादातर यूज होने वाला जो पॉइंट है जिसको हम लोग याद रखेंगे। याद किए तो सिंपल सा बात है, दिमाग में रखेंगे कि कैसे कैसे होगा। बाकी पैरामेट्रिक कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देखे थे उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर, जैसे सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ एनी टेंजेंट टू दिस कर्व। मतलब कोई भी टेंजेंट इस कर्व के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं, उसका एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होगा वो निकालना है। तो जैसे कि हम कोई भी एक पॉइंट इस कर्व के ऊपर जो पुट करेंगे, तो ये पैरामेट्रिक हम लोग क्या पुट ले सकते हैं, रूट अंडर एक्स को हम लोग ले लिए क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट अंडर वाई हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले टेंजेंट लेने के लिए हम एक पॉइंट इस कर्व के ऊपर क्या पकड़ लिए, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट पकड़ लिया 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 4 साइन टू द पावर 4 थीटा। जैसे कि यहाँ पर रूट एक्स का वैल्यू ये पकड़े, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो ये दो पॉइंट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो पॉइंट हम पकड़ लिए। अब हमको टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, स्लोप। तो स्लोप का मतलब क्या है, dy/dx। तो dy/dx ऐसे देखो तो हम dy/dx का मतलब है x को डायरेक्टली y के टर्म्स में तो रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y रिप्रेजेंट है थीटा के टर्म्स में, x रिप्रेजेंट है थीटा के टर्म्स में। तो dy/dx को हम लोग कैसे लिखेंगे, dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx विथ रिस्पेक्ट टू d थीटा। तो dy/d थीटा जब हम y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो 4 तो 4 रहेगा, ये 4 बाहर आ जाएगा। साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा क्या, तो 4 साइन क्यूब, और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस। सिमिलरली y के लिए देखेंगे तो 4 से ये 4 तो बाहर आ गया, ये 4 बाहर आ गया, cos 4 बन जाएगा cos क्यूब, cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन। इनको सिंप्लीफाई करके हमको क्या आ गया, माइनस tan स्क्वायर थीटा, जो कि क्या है, टेंजेंट का स्लोप। अब अगर हम टेंजेंट का जो इक्वेशन है
उसको अगर हम लिखें तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू -4 साइन टू द पावर 4 थीटा बाय वही y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू स्लोप। इस चीज़ को अगर हम देखें, इस वाले पूरे क्वांटिटी को इस साइड मल्टीप्लाई किए तो हमको एक एक्सप्रेशन यहाँ से बन के आ रहा है। तो एक्स इंटरसेप्ट का जो कि हम बात करें तो एक्स इंटरसेप्ट मतलब क्या है कि जो टेंजेंट जो है वो जो कर्व को जो कट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस का मतलब होता है एक्स इंटरसेप्ट, ये डिस्टेंस का मतलब है क्या, वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर देखो तो एक्स इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स इंटरसेप्ट कहने का मतलब क्या है, इस पूरे इक्वेशन में y को 0 रख दिए, तो y को जब 0 रख दिए तो ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस से माइनस उड़ गया, 4 बाय दिस टेन 4 साइन टू द पावर 4 थीटा बाय टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला क्वांटिटी जो था इसको इधर लेके इस तरह से लिख दिए, टेन को लिख दिया साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, सिंप्लीफाई किए कॉस स्क्वायर दोनों से कॉमन, तो ये मेरा आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर हम y इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना चाहें तो इस वाले क्वांटिटी में क्या करेंगे, x को 0 कर देंगे, x को 0 करके जो y का वैल्यू आएगा, तो x को 0 करने पर जो y का वैल्यू आ गया उसको हम कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये वैल्यू आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। x इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, y को 0 करने पर x का वैल्यू, और y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, x को 0 करने पर y का वैल्यू क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो सम, इन दोनों का सम ऑफ इंटरसेप्ट हमेशा क्या आएगा, 4, जो कि कांस्टेंट। एक चीज़ देखने को मिला क्या, इस कर्व के ऊपर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उनका सम ऑफ इंटरसेप्ट हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जैसे 3 नॉर्मल फ्रॉम c, 0 ड्रॉन टू y स्क्वायर इक्वल टू x, so that for c greater than half one normal is x एक्सिस, ठीक है। अगर हम c का वैल्यू हाफ से ज़्यादा रखते हैं तो एक जो नॉर्मल होगा इस कर्व के ऊपर x एक्सिस होगा, ठीक है, ये प्रूफ करना है। और दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ अटैच है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच अदर टू नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर। तो हम देखें जैसे कि ये क्या है, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है जिसके लिए a का वैल्यू क्या है 1/4 और 3 नॉर्मल का कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 2a। याद है ये पैराबोला में हम लोग देखे थे, तो यहाँ पर a का वैल्यू 1/4 दिस हाफ, ठीक है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखते हैं, इसी चीज़ को हम लोग प्रूफ करके एक बार देखते हैं। तो हमको पता है कि इस पैराबोला के ऊपर नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब एज इट पासेस थ्रू c, 0। तो c, 0 से ये नॉर्मल पास कर रहा है, c, 0 यहाँ पुट कर दिए, m कॉमन कर लिए, ये चीज़ आ गया। तो m इक्वल टू 0, एक इसका रूट आ गया, और बाकी जो 2 रूट आ गया वो कितना आ गया, प्लस माइनस √2 रूट अंडर c माइनस हाफ। अब यहाँ से देखें कि m टू बी रियल, अब इस इक्वेशन का 3 रूट होने के लिए c का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। अगर c का वैल्यू हाफ हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से भी m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, यानी तीनों रूट 0 हो जाएगा। तो फॉर 2 नॉर्मल हमको दिखना, और 2 नॉर्मल दिखना चाहिए, तो एक नॉर्मल तो यहाँ से दिखेगा, m इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x एक्सिस, जो कि इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसको प्रूफ हम लोग कर चुके। दूसरे पार्ट के लिए अगर हम देखें तो क्या है, ये 2 नॉर्मल, तो पहला नॉर्मल का जो स्लोप है वो कितना है, 2 रूट अंडर c माइनस हाफ, और इसका जो दूसरा नॉर्मल का जो स्लोप है -2 रूट अंडर c माइनस हाफ। अब हमको पता है कि जो क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट कह रहा है वो क्या है, दोनों नॉर्मल परपेंडिकुलर, सिंपल, दोनों नॉर्मल परपेंडिकुलर क्या, दोनों का प्रोडक्ट ऑफ स्लोप का वैल्यू क्या आना चाहिए, -1। तो देखो यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट -1 से कर इक्वेट किए, तो यहाँ से हमको c का वैल्यू आ गया 3/4, दैट इज 3/4, 0 से 3 नॉर्मल बनेगा इस पैराबोला के ऊपर, जिसमें एक नॉर्मल होगा x एक्सिस, बाकी जो 2 नॉर्मल होगा वो क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर। सिंपल था इसका प्रूफ।
आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ एनी टेंजेंट टू द कर्व दिस। टेंजेंट का मैक्सिमम वैल्यू, टेंजेंट के इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के सम का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर जो कर्व का इक्वेशन दिया है पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले से ही वो कन्वर्ट करके दिया है। x इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो हम ये दोनों को पॉइंट पकड़ लेते हैं। अब हमको क्या चाहिए, टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप चाहिए। तो स्लोप के लिए हमको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। फिर से वही बात, ये थीटा पैरामीटर में है तो dy बाई डी एक्स क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा मतलब क्या है, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो हमको क्या आ जाएगा 2a cos थीटा। फिर x को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा का a कांस्टेंट है 2 साइन थीटा cos थीटा, cos थीटा cos थीटा 2a कैंसिल, स्लोप मेरा आ गया 1 बाय साइन थीटा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरा आ जाएगा ये चीज़। इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए इंटरसेप्ट वाले चीज़ के लिए। तो ये मेरा आ गया। तो हमको पता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x इंटरसेप्ट, और ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ से तुम देखो कि x इंटरसेप्ट का जो वैल्यू है वो चीज़ कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास, सम ऑफ इंटरसेप्ट का बात करते तो वो चीज़ आ जाएगा मॉड ए साइन स्क्वायर थीटा और मॉड ए साइन थीटा। तो यहाँ पर a का वैल्यू जो है कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4, परफेक्ट स्क्वायर बना लिए। तो अब देखते हैं कि इस पूरे क्वांटिटी को जो मैक्सिमम कब होगा, जब ये पूरा मैक्सिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 करके हम यहाँ पर देखते हैं तो सम ऑफ इंटरसेप्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा 2a एट साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। ये टॉपिक को भी हम लोग पहले देख चुके हैं, बस एक बार रिकैप कर रहे हैं। एंगल बिटवीन टू कर्व, तो एंगल बिटवीन टू कर्व का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एंगल बिटवीन देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। जैसे कि मान लो ये कर्व और ये कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस कर्व के बीच में ये एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस पॉइंट पर हम इस कर्व के ऊपर टेंजेंट और इस पॉइंट पर इस कर्व के ऊपर टेंजेंट, तो दोनों के टेंजेंट के बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल बिटवीन देयर कर्व। तो दो कर्व को ऑर्थोगोनल कब कहेंगे, व्हेन टू कर्व्स आर परपेंडिकुलर। दो कर्व को आइसोगोनल कब कहेंगे, जब दोनों के कर्व जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो कर्व जहां भी इंटरसेक्ट करें उन कर्व पर हमेशा एंगल क्या होना चाहिए, सेम। ये हम पहले भी देख चुके हैं, बस एक बार रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दो पैराबोला है, दो पैराबोला के बीच का एंगल का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले निकालेंगे कि किस पॉइंट पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या करेंगे, y की जगह एक्स स्क्वायर रख दिया यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस √2। तो जब x का वैल्यू प्लस √2 रखें तो y का वैल्यू 2 माइनस √2 रखें ये। तो ये दोनों कर्व जो है ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा, पॉइंट क्या है ये और ये। ठीक है, अब हम पहले इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम एक ही पॉइंट के लिए कैलकुलेट करके रख दिखाए हैं, दूसरे पॉइंट के लिए भी हम लोग सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम इस पर टेंजेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो टेंजेंट क्या, पॉइंट हमको पता है, फिर से देखें तो स्लोप निकालना है dy बाई डी एक्स 2x, x का वैल्यू मेरे पास कितना है √2। तो ये हो जाएगा पहले कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप। दूसरे कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप माइनस 2x, x का वैल्यू फिर से √2 आ गया। तो दो टेंजेंट का स्लोप आ गया, तो दो टेंजेंट मतलब क्या है, दो लाइन का स्लोप मेरे पास आ गया। अब हमको क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का एंगल। इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, वो मेरा आ जाएगा m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 का मॉड। तो m1 का वैल्यू कितना है, ये माइनस ऑफ माइनस दिस प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस दिस। इसको सिंप्लीफाई करके, इजी सा सिंप्लीफिकेशन है,
4√2/7। तो थीटा यानी उनके बीच का एंगल दैट इज 4√2/7। सिमिलरली दूसरे के बीच का जो है वो भी क्या आ जाएगा, हाँ दिख रहा है, कैलकुलेट करके यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 रखेंगे तो ये वाला माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस वाला इधर, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आएगा क्या, सेम। तो एक चीज़ ध्यान देने वाला बात है क्या, कि अगर दो पैराबोला जिनका कांस्टेंट टर्म, जैसे यहाँ पर है, अगर दो पैराबोला का लेटस रेक्टम, कांस्टेंट टर्म मतलब जो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, लेटस रेक्टम अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों पैराबोला हमेशा क्या होगा, आइसोगोनल। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहाँ पे ये पहले पॉइंट पे कट किया वहाँ पर भी जो स्लोप आया वो कितना है, tan इनवर्स 4√2/7, और यहाँ पर भी जो स्लोप कट करेगा उस पर भी क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4√2/7। बस चेंज क्या होगा, C1 पर स्लोप 2√2 था और C2 पर -2√2 पहले पॉइंट के लिए, दूसरे पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2√2 और ये हो जाएगा +2√2। कैलकुलेशन सेम टू सेम रहेगा, आंसर भी सेम टू सेम रहेगा। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर लेटस रेक्टम का वैल्यू कितना है, लेटस रेक्टम का वैल्यू है 1, इसके लिए लेटस रेक्टम का वैल्यू है 1, तो दोनों का लेटस रेक्टम सेम है, तो ये दोनों हमेशा क्या आ जाएगा, आइसोगोनल। आइसोगोनल मतलब क्या, ये दोनों दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो दोनों पॉइंट पर जो वैल्यू है, एंगल है टेंजेंट के बीच का, वो हमेशा क्या है, इक्वल। और इक्वल क्या है इस पर्टिकुलर केस के लिए, tan इनवर्स 4√2/7। ठीक है, देख सकते हैं 4√2 का मतलब कितना हो जाएगा, √2 1.4, 4 से मल्टीप्लाई कर लिए तो अप्रॉक्स 6 से थोड़ा सा कम, तो 6/7, 1 से थोड़ा सा कम, तो ये जो एंगल है ये 45 से थोड़ा सा कम आता हुआ दिख रहा है। इस तरह से थोड़ा अप्रॉक्स करके हम लोग कर सकते हैं। ऐसे जो क्वेश्चन आएगा तो हमेशा हमसे इसी एंगल का बात किया जाएगा, ना कि वो अप्रॉक्स। ये हम अपने कैलकुलेशन से करके दिखा रहे हैं कि ये जो एंगल है ये क्या दिया हुआ है, ये 45 से लेस है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या है, रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम क्या कहता है, बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए से बी, याद रखेंगे इंटरवल, क्लोज इंटरवल ए से बी, और यही जो फंक्शन है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए से बी, याद रखेंगे कंटिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए टू बी, और एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी का वैल्यू इक्वल है। ए से बी के बीच में बात कर रहे, ए से बी के बीच में बात कर रहे हैं, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी का वैल्यू इक्वल है। तो क्या है, देखो कि ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन अगर होगा तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि ए से लेकर बी के बीच में इस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर कम से कम एक टेंजेंट जरूर होगा जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। इसको अगर हम इंग्लिश के दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी इन बिटवीन ओपन ए टू ओपन बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। अगर हम इसको ग्राफिकली थोड़ा समय के लिए देखने का अगर हम बात करें तो जैसे मान लो ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, तो हाइट दोनों पे सेम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इक्वल है। इसको हमको इससे ज्वाइन करना है स्मूथ तरीके से, कंटिन्यूअस होना चाहिए, पेंसिल नहीं उठाना है, और डिफरेंशिएबल होने के लिए स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर हम कैसे भी करके अगर बनाएं तो यहाँ पर देखो 3 पॉइंट बन रहा है, अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर लें एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट तो बनेगा ही बनेगा। कंडीशन क्या है, फिर से कंटिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, सिंपल सा है, इसका एप्लीकेशन बहुत है। याद रखेंगे 3 स्टेटमेंट एक रिजल्ट, 3 स्टेटमेंट एक रिजल्ट। जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, फाइंड द कंडीशन दैट दिस इक्वेशन हैव एटलीस्ट वन रूट इन 0 to 1। इस इक्वेशन का 0 से 1 के बीच में एक रूट होना चाहिए। ठीक है, तो एक हम फंक्शन अज्यूम करते हैं जो कि जिसका डिफरेंशिएशन ये फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स मेरा हो जाएगा ax³ 3 bx² 2 cx प्लस डी। ठीक है, तो हमको पता है कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होता है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी होता है। तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल
एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 दोनों का वैल्यू किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पर 1 पुट कर दिए हैं, 1 पुट करने पर यह वैल्यू कितना हो जाएगा, a/3 b/2 c प्लस डी, ये दोनों का वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, डी के इक्वल होना चाहिए। तो रोल्स थ्योरम को जब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो रोल्स थ्योरम को अप्लाई करने के लिए क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0 पुट किए तो d आएगा, ठीक है, a/3 प्लस b/c प्लस c दिस इक्वल टू d। तो यहाँ से d कैंसिल कर दिया, एलसीएम लेके 6। यानी अगर ये वैल्यू ट्रू है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इस जो इक्वेशन का कम से कम एक रूट होगा इन बिटवीन 0 to 1। इसी रोल्स थ्योरम में थोड़ा सा स्लाइड चेंज करके अगर हम बात करें, थोड़ा सा स्लाइड चेंज करके, तो एक दूसरा थ्योरम आता है, वो क्या है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। क्या कहता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम? पहला दोनों स्टेटमेंट सेम है जो कि रोल्स में था, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल। एक बार असर्शन रीजन में एक क्वेश्चन आया था इंटरवल के बारे में, कहाँ पर क्लोज कहाँ पर ओपन, तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है, कंटिन्यूअस, क्लोज्ड, डिफरेंशिएबल, ओपन। तो ये जो चीज़ है ये क्या बता रहा है कि एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये दो स्टेटमेंट ट्रू है तो एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए। वही बात कर रहा है क्या, जैसे कि मान लो ये मेरा ए है, ये बी का वैल्यू है, यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन करना है, स्मूथली ज्वाइन कर लिए, तो एक टेंजेंट होगा जो कि इसके पैरेलल होगा, कम से कम। वही चीज़ लिख रहा है क्या, एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी, ये लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बाय बी माइनस ए इक्वल होगा, ठीक है, फॉर ए एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी बिलोंग्स टू ए टू बी। सिंपल, बस यहाँ पर ये चीज़ क्या था, ये स्टेटमेंट नहीं था, बाकी लैग्रेंजेस में क्या है वो स्टेटमेंट नहीं है, वहाँ रोल्स में वो स्टेटमेंट था। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 5 प्लस बी एक्स टू द पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स हैज़ अ पॉजिटिव रूट। इस इक्वेशन का एक पॉजिटिव रूट है जिसका नाम क्या है, अल्फा। तो ये बाकी जो 4 स्टेटमेंट दिया है इसमें से कौन सा ट्रू है। पहला स्टेटमेंट क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज़ वन रूट अल्फा 1 विच बिलोंग्स टू 0 से लेकर अल्फा के बीच में। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज़ एटलीस्ट वन रूट। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज़ 2 रियल रूट्स। और चौथा में क्या है, ऑल। धीरे धीरे करके एक एक करके स्टेटमेंट को देखते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ से देखें, फिर से एक बार लिख देते हैं, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ था, ए एक्स टू द पावर 5 प्लस बी एक्स टू द पावर 4 प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स। अब यहां से देखो कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू अल्फा इस इक्वेशन का रूट है दिख रहा है, 0 भी एक रूट है, अल्फा एक रूट है। तो वही चीज बोल रहा है कि f ऑफ 0 0 है, f ऑफ अल्फा 0 है। तो अब ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, हाँ है कंटिन्यूअस। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है 0 से अल्फा के बीच में, हाँ है डिफरेंशिएबल। और f ऑफ 0 f ऑफ अल्फा इक्वल है। तो ये रॉल्स थ्योरम का जो तीनों कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम रॉल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या कहता है रॉल्स थ्योरम, 0 से अल्फा के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर f फंक्शन के ऊपर टेंजेंट जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा किस पर, x एक्सिस से। दैट इज f डैश अल्फा इक्वल टू 0। हम उस अल्फा का वैल्यू अल्फा 1 रख दिए और अल्फा 1 का जो वैल्यू होगा वो कहाँ लाई करेगा, 0 से अल्फा के बीच में। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो मेरा ट्रू हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि एफ डैश इक्वेशन जो आएगा, एफ डैश जब तुम इसको एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एक 4 डिग्री का इक्वेशन मिलेगा जिसमें कि एक एफ डैश एक्स का एक रूट तो हमको यहाँ मिल गया रियल।
अगर एक रूट रियल आ गया तो दूसरा रूट भी रियल होगा। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री का अगर इक्वेशन है जिसका एक रूट अगर रियल आ गया तो बाकी 3 रूट तो इमेजिनरी नहीं हो सकता। 3 रूट इमेजिनरी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सारे कोफिशिएंट रियल है। तो एक रूट अगर रियल हो गया तो बाकी एक और रूट को रियल होना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर लिखा है। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स अकर्स इन पेयर। तो 3 इमेजिनरी रूट्स तो नहीं हो सकता, यानी सो हम इस बात को कह सकते हैं सो इट हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट। इट हैज एटलीस्ट 2 रियल रूट। तो जो सी स्टेटमेंट जो हमको दिया हुआ था वो भी करेक्ट है। तो हम फिर से एक बार देखें, पहला स्टेटमेंट क्या है? एफ डैश एक्स हैज रूट अल्फा 1। हाँ, ये स्टेटमेंट ट्रू है। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हैज 2 रियल रूट। यस, ये भी स्टेटमेंट मेरा सही है। अब हम एफ डबल डैश एक्स का बात करते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसको अगर हम 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा? एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगा। हम यहाँ पर देखो, जो ये जो वैल्यू आया ना, इसका एक रूट तो एफ डैश एक्स का एक रूट आया अल्फा। हम यहाँ तो कहें कि एफ डैश एक्स का कितना हो जाएगा? एफ डैश एक्स का 2 रूट होगा, एक तो अल्फा 1 एक अल्फा 2। ठीक है। अब हम फंक्शन पकड़ लेते हैं, जी एक्स एक फंक्शन पकड़ लिए जो कि क्या है? एफ डैश एक्स, जो कि एक 4 डिग्री का है। ठीक है। तो जी के बारे में अगर बात करें तो जी ऑफ अल्फा 1 ये तो 0 है, जी ऑफ अल्फा 2 ये भी 0 है, और जी क्या आएगा? एक पॉलिनोमियल आएगा 4 डिग्री का जो कि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है। तो जी फंक्शन पर हम रोल्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो जी फंक्शन पर जब रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो डेट इज क्या आ जाएगा? जी डैश एक्स विच इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 1 वैल्यू लाइज बिटवीन अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो क्या दिख रहा है कि एफ डबल डैश एक्स का कम से कम एक रूट होगा जो कि कहाँ लाई करेगा? अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में। कहाँ लाई कर रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको नहीं लेना देना, बस ये बताना है कि रूट होगा या नहीं होगा। तो हाँ, होगा। एफ डबल डैश एक्स का एक रियल रूट होगा जो कि लाई करेगा अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हाँ, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग एक और इक्वेशन। क्या है? एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है 5 डिग्री का। एफ ऑफ मॉड एक्स हैज 8 रियल रूट्स। तो हमको बताना है कि एफ एक्स कैसा होगा। ठीक है। तो याद कर ले फिर से एक बार, एफ ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं? नेगेटिव एक्स के ग्राफ को रिमूव कर देते हैं और जो पॉजिटिव एक्स का जो ग्राफ है उसका इमेज ले लेते हैं अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है ना? रिकैप कर लिया। ठीक है। अब यहां से देखें कि एफ डैश एक्स का अगर 8 रियल रूट है तो एफ एक्स का हम ये चीज कह सकते हैं कि 4 पॉजिटिव रूट होगा, एकदम आराम से। ठीक है। तो एफ एक्स का 4 पॉजिटिव रूट है और हमको पता है कि एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसका 5 रूट है। तो अगर 4 पॉजिटिव रूट यानी 4 रियल रूट कर दिए तो 5th रूट भी क्या हो जाएगा? रियल, क्योंकि एक सिंगल इमेजिनरी रूट तो नहीं हो सकता। इमेजिनरी रूट ऑलवेज आकर इन पेयर। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एफ एक्स एक 5 डिग्री, 5 रूट इसका रियल होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट। अगर यहीं पर देखो तो ये जो चीज है, अगर ये 7 दिया रहता तो 7 का मतलब क्या है कि मेरे पास एक रूट जो है वो 0 है, क्योंकि जीरो हमको पता है कि अगर इधर जितने बार कट करेगा, इमेज जब लेंगे तो उतने बार इधर भी कट करेगा। तो इमेज पे तो हमेशा क्या आना चाहिए? इवन। लेकिन अगर ऑड आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? एक ऐसा पॉइंट है जिसका इमेज लेने पर भी फिर वही पॉइंट आ जा रहा है, 2 पॉइंट ओवरलैप कर रहा है, और वो पॉइंट क्या हो जाएगा? वो तो हो जाएगा मेरा 0।
तो अगर ये वाला क्वेश्चन में अगर ये चीज़ अगर 7 भी दिया रहता तो भी मेरा हम इस बात को कंक्लूड कर सकते थे कि इसका 5 रियल रूट होगा, और उस 5 रियल रूट में एक जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा 0। 8 है तो हम इस बात को कह सकते हैं कि इसका 4 पॉजिटिव रूट है। अगर ये 7 दिया रहता तो हम कह सकते थे 3 पॉजिटिव एंड 1 रूट विच इज 0। तो 7 पर भी हम आंसर 5 ही मार्क करते हैं, 8 पर भी आंसर हम 5 ही मार्क करेंगे। ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पर फिर से एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। f(x) एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका वैल्यू क्या है x² प्लस a मॉड x प्लस b का होल मॉड। ये जो फंक्शन है, ये जो ग्राफ है, ये 3 पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट। तो हम क्या क्या कंक्लूज निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसका हम ग्राफ थोड़े समय के लिए प्लॉट करने का कोशिश करते हैं। तो देखो ये चीज क्या है, एक पहला फंक्शन लिए x² प्लस ax प्लस b, ये एक पैराबोला हो सकता है। तो क्या क्या पैराबोला बन सकता है सब ड्रॉ कर लेते हैं एक बार हम। y बनाने का जरूरत नहीं है। एक या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा, ठीक है। फिर जो है ये क्या बोल रहा है, इसके बाद हमको इसको ट्रांसफॉर्म करना है किससे, मॉड x का होल स्क्वायर प्लस a मॉड x प्लस b। यानी इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, y के जो पोर्शन के ग्राफ है उसको मिटा देंगे, उसके बाद जो बाकी जो पोर्शन है उसका इमेज ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देख लो y का जो, सपोज यहाँ से देखो तो y का जो पोर्शन है इसको अगर हम y एक्सिस पकड़ ले तो ये y के पोर्शन को ग्राफ को मिटा के इधर से इमेज ले लिए। इसको अगर सपोज y पकड़ ले तो इसको ग्राफ को हटा के इधर से इमेज ले लिए। अगर हम मान लो इसको y इधर पकड़ लेते हैं तो इसको हटा के इधर इमेज ले लिए, या इसको y पकड़े तो इसको हटा के इधर से इमेज ले लिए, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि नहीं, ये जो ग्राफ है ये अब इसका फिर से एक बार मॉड लेना है। मॉड का मतलब क्या है कि जो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है उसको तो रहने देना है, नीचे वाले को उठा के ऊपर कर देना है। तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये वाला चीज़ मेरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये कितने पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये सिंगल पॉइंट पे। हमको चाहिए 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए। ये जो ग्राफ है ये भी क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे, तो ये भी गायब। यानी जो 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने का चांस है वो सिर्फ और सिर्फ इसका चांस है। तो इसी पोर्शन को हम लोग और आगे एक बार देखते हैं फिर से। देखो तो इसको अगर हम देखें, ये एक 3 केस बन सकता है, या तो ऐसा, या तो y एक्सिस यहाँ पर आ जाए, या तो ऐसा, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखते हैं, पहले तो सबसे पहले क्या करना है, मॉड x के रिस्पेक्ट में लिखें, ठीक है, मॉड x के रिस्पेक्ट में लिखें, ठीक है, मॉड x के रिस्पेक्ट में लिखें। इसको मिटाएंगे, इस पोर्शन का हम इमेज ले लिए ऐसे। फिर इसमें क्या करना है, इस पूरे का फिर से एक बार मॉड लेना है, यानी नीचे वाले को मिटा के ऊपर कर दें। तो यहाँ कितने पॉइंट पर हो रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। इधर पे कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। इधर पर कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट। तो ये वाला भी गायब हो गया। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है कि ये तो ये होगा, या तो ये होगा। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले देख लेंगे तो जो एक रूट आएगा वो 0 होना चाहिए, ठीक है। एक रूट अगर 0 है, ठीक है, और a का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो क्या मेरा बात बनेगा, हाँ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर एक रूट 0 है तो सम ऑफ रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो एक रूट नेगेटिव, एक रूट पॉजिटिव, तो जो सम ऑफ रूट है वो कितना आ जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट का नेगेटिव पार्ट मेरा क्या आ जाएगा, a, तो सम ऑफ रूट आ जाएगा -a, -a इक्वल टू पॉजिटिव, तो a का वैल्यू नेगेटिव। पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है।
दूसरे वाले के लिए अगर हम बात करें तो b का वैल्यू नेगेटिव, b का वैल्यू नेगेटिव का मतलब क्या है कि सम ऑफ रूट का जो वैल्यू है, प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू है वो है नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू अगर नेगेटिव हम बात करें तो ये जो चीज़ है ये कितना आ जाएगा, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव। तो उस केस में a का वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, जो कि हम इस वाले ग्राफ से देख सकते हैं। थर्ड वाले में क्या है, सम ऑफ रूट का, प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू पॉजिटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू पॉजिटिव इधर क्या है, दोनों रूट पॉजिटिव या फिर दोनों रूट नेगेटिव। दोनों रूट पॉजिटिव के लिए भी अगर देखो तो मॉड का ग्राफ अगर बनाएंगे तो ये भी हमको क्या बन रहा है, ये 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है, तो ये वाला मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 2 पॉइंट मेरा आंसर में कवर हो रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर हम देखें कि लोकस ऑफ ए पॉइंट y स्क्वायर इक्वल टू 4a ब्रैकेट x प्लस a साइन x बाय a वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। जहां पे भी इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किए वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो उस पॉइंट का लोकस क्या होगा। तो सबसे पहले क्या है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए, हम पॉइंट पकड़ लिए क्या, x नॉट कॉमा y नॉट। तो हम दोनों तरफ क्या किए, डिफरेंशिएट कर दिए। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4a ब्रैकेट x प्लस a साइन x बाय a वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो हम क्या किया, दोनों एक पॉइंट पकड़ लिया x नॉट कॉमा y नॉट, जहाँ पे टेंजेंट जो है वो पैरेलल है। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, 2y dy बाई डी एक्स, 4a कॉन्स्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, a कॉन्स्टेंट, साइन x बाई a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos, फिर x बाई a का डिफरेंशिएशन 1 बाई a, 1 बाई a से a कैंसिल होके 1 बचेगा, तो ये चीज़ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, सबसे पहले dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू है, यानी x के जगह x नॉट, y के जगह y नॉट पकड़ के dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, 0। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 किए हैं, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, 4a इंटू एनीथिंग 0, दैट इज एनीथिंग शुड बी 0। तो 1 प्लस कॉस x नॉट बाय a इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos x नॉट बाय a का वैल्यू आ गया -1, तो यहाँ से सिंपल cos x नॉट बाय a का वैल्यू -1, तो sin x नॉट बाय a का वैल्यू आ गया मेरे पास क्या, 0। ये वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दिए, तो मेरे पास क्या आ गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये लोकस आ जाएगा इसका क्या, पैराबोला। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ था, रेट मेजर और टेंजेंट का मिक्स करके हम लोग एक चीज़ देख लिए। इस चीज़ में अब इस टॉपिक में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो अगला टॉपिक बचा हुआ है वो क्या है, मोनोटोनिसिटी, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।